हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स 7 जेपीएससी मेंस का आज क्लास 2 होगा, जिसमें पेपर 4 के लिए हम लोग टॉपिक है संवैधानिक आपातकालीन उपबंध। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक क्लास ले रखा है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और जेपीएससी के लिए और जैसे सीजीएल के लिए नागपुरी का क्लास में ले रहा हूँ चैनल पे, तो उसे भी जो लैंग्वेज पेपर में नागपुरी सेलेक्ट किए हैं तो लोग देख सकते हैं उसे। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है संवैधानिक आपातकालीन उपबंध। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलिए, पहला हम लोग इसमें देखते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं कि संवैधानिक आपातकालीन उपबंध जो है वो होता क्या है। पहला है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन संवैधानिक उपबंध का उल्लेख है। संवैधानिक उपबंध जो है आपातकालीन का, वो संविधान के भाग 18 में दिया गया है और 352 अनुच्छेद से 360 तक इसका अनुच्छेद में डिस्कशन किया गया है। ये उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाता है। ये केंद्र की शक्ति के बारे में बताता है कि अगर देश में किसी भी तरह की असामान्य स्थिति आ जाती है तो केंद्र इसमें क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है और उससे इस स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाता है केंद्र को। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है। ये जो संवैधानिक उपबंध बनाया गया था आपातकालीन के लिए, तो ये संविधान में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि देश की संप्रभुता और एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जो है और संविधान की सुरक्षा करना इसका विषय था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में, देश में संकट काल में राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी ऐसे शक्ति संपन्न अधिकारी का होना आवश्यक है। अब ये ऐसे स्थिति में कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो बहुत शक्ति संपन्न हो उस काल में, संकट काल में, तो जिसे संकटकालीन आपातकालीन परिस्थिति में विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो, है ना, ऐसा अधिकारी का होना आवश्यक है। तो ऐसा शक्ति किसके पास है? तो संघीय संविधान में यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उपयोग वह केंद्र मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। मतलब ये आपातकालीन उपबंध कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन किसकी सहायता से? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से वो लगा सकता है। अब है, आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। क्या होता है, जब आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाएगा और सभी राज्य, जितने भी स्टेट हैं, उसको किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? केंद्र के कंट्रोल में आ जाएंगे। यह संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचा को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। बिना संविधान में किसी तरह का संशोधन किए हुए सारा शक्ति जो है वो संघ के पास, केंद्र के पास चला जाता है। संघीय शासन से क्या किस में चेंज हो जाता है? एकात्मक शासन में बदल जाता है। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। यही विशेषता है भारतीय संविधान की कि इसमें इस संकट की स्थिति में क्या हो जाता है? संघीय स्वरूप किस में चेंज हो जाता है? एकात्मक स्वरूप में चेंज हो जाता है। अब आपातकाल कितने तरह के होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, अगर पीटी की तैयारी किए होंगे तो इसमें पढ़े होंगे। 3 टाइप के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अब पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 352 के अनुसार घोषित आपात जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया गया हो,
राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 352 के अनुच्छेद में दिया गया है। और क्यों घोषित किया जाता है? जब युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब घोषणा का आधार देखते हैं, किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। देखिए मैं पूरा टॉपिक ही आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, तो इससे कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे बना सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। घोषणा का आधार देखते हैं। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण खतरा उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कब? जब युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण के कारण खतरा उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं कर सकता है। वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, बल्कि वो तब कर सकता है जब उसे ऐसा करने के लिए केंद्र मंत्रिमंडल के विनिश्चय की, मतलब वो निश्चय कर ले और राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना दे, तभी राष्ट्रपति इसे लागू कर सकता है। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर भी की जा सकती है। मूल संविधान जब बना था उसमें एक इसमें विषय जोड़ दिया गया था कि अगर आंतरिक अशांति हो देश में तो भी हम लोग राष्ट्रीय आपात लगा सकते थे, आपातकाल, लेकिन इसे हटा दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अशांति के आधार पर नहीं, बल्कि केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। यह प्रावधान कब से लागू हुआ? 20 जून 1979 से प्रवर्तन में आया। तो ये हम लोग देख लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, उसका घोषणा का आधार क्या है। अब हम लोग देखेंगे उसका समयावधि और उसका अनुमोदन कैसे लागू होता है, उसको देखेंगे, और उसका समयावधि क्या है। चलिए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। जब आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो उसके 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह अनुमोदित होना आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी। शुरू में कितना टाइम था? 2 माह था, किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटा करके कितना कर दिया गया? 1 महीना कर दिया गया। किंतु आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया लेकिन उस समय लोकसभा का विघटन हो गया है और उस समय कोई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, तो जब लोकसभा का गठन हो जाएगा तो गठन की पहली बैठक से 30 दिनों के अंदर इसको ये जो अनुमोदन है वो अनुमोदन हो जाना चाहिए, गठन होने से 30 दिनों के अंदर। जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, लेकिन राज्यसभा तो विघटित नहीं होती है, तो राज्यसभा इसको अनुमोदन कर चुका हो। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो चुका है, पास हो चुका है, तो अब इसको क्या है 6 माह में संसद के अनुमोदन से फिर से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का यह उपबंध भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये जो आवधिक संसदीय अनुमोदन है यह भी कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन में। इससे पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता था। उसके बाद पहले क्या था कि एक बार लागू हो गया तो संसद जब तक चाहे इसे बनाए रख सकती थी, लेकिन अब क्या है 6 महीना तक ही रहता है, और अगर इसको बढ़ाना है तो फिर संसद के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। अब है आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जो है
उस सदन के कुल सदस्यों की बहुमत से पास होना चाहिए। उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इस विशेष बहुमत का प्रावधान ये भी कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता था, है ना। लेकिन अब क्या है, जो उपस्थित है जितने लोग सदन में, उसमें से 2/3 का बहुमत होना जरूरी है। अब है इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है, इसके लिए संसद का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। अगर लोकसभा इसके जारी रहने का प्रस्ताव भी अनुमोदन करती है तो भी वो हटा सकता है राष्ट्रपति इसे। लोकसभा अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर देता है तब भी राष्ट्रपति इसे हटा सकती है और अपने स्वविवेक से भी वो इसे खुद हटा सकती है। चलिए अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का क्या प्रभाव होता है उसको देखते हैं। क्या क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है? संघ कार्यपालिका को राज्य को यह निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करें। अब क्या है इसमें, संघ कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वो अपनी कार्यपालिका को किस तरह चलाए और किस तरह प्रयोग करे। तो इसमें संघ कार्यपालिका जो है वो शक्तिशाली हो जाती है। संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब जो आप लोग पढ़े हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें जो राज्य सूची में राज्य ही बना सकते हैं कानून, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? केंद्र को हो जाता है, संसद को हो जाता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में परिवर्तन कर सकता है। जो वित्तीय संबंध है राज्य और केंद्र के बीच में, उसे भी परिवर्तित कर सकती है। और है नेक्स्ट, संसद को लोकसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद को लोकसभा की अवधि में वृद्धि कर सकता है ना। टाइम अगर खत्म होने वाला है तो उसे बढ़ा सकता है। संसद लोकसभा की अवधि में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है, मतलब एक बार में 1 ही साल उसे बढ़ा सकता है। लेकिन यह वृद्धि अगर आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने की स्थिति में 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपात स्थिति खत्म हो चुकी है तो ये 6 माह के अंदर खुद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था। और है अनुच्छेद 19 में प्रत्याभूत मूलाधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो खत्म हो जाती है ना। लेकिन अनुच्छेद 21 और 22 में जो मूलाधिकार दिए गए हैं उसको छोड़ करके सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसको किसको छोड़ करके? 21 और 22 को छोड़ करके सभी मूलाधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपात का प्रयोग कब कब किया गया है, अब इसको देखते हैं। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देश में अब तक केवल 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। कितने बार? 3 बार उद्घोषणा हो चुका है। कब कब किया गया है? पहला 24 अक्टूबर 1962 को जब नेफा में चीन आक्रमण किया था, उस समय की गई थी। दूसरा कब किया गया? 10 जनवरी 1968, नहीं दूसरा नहीं, ये जो चीन आक्रमण के समय किया गया था 1962 को, ये कब तक की गई? 1968 तक ये लागू रहा था, है ना। 10 जनवरी 1968 तक ये अमल में रहा। दूसरी बार कब लागू की गई? 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, उस समय ये लागू किया गया था। आपातकाल संबंधी ये दोनों ही घोषणाएं बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई थी। तीसरी और अब तक अंतिम बार
अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई। कब की गई थी? 25 जून 1975 को की गई थी। ये लास्ट था आपका। आपातकाल संबंधी दूसरी और तीसरी दोनों ही उद्घोषणाएं कब तक चली? 1977 तक चली। अब दूसरा हम लोग देखेंगे राज्य में आपातकाल, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? इसके लिए अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कहा जाता है, क्योंकि ऐसे आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के माध्यम से राज्य का शासन चलाने लगता है। इसका आधार क्या है? इसको लगाने का आधार क्या है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधार पर घोषित किया जा सकता है। दोनों आधार को देखते हैं। पहला आधार है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कि यदि वह आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही है। अगर राष्ट्रपति को ये आश्वस्त हो जाए कि राज्य सरकार जो है संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वो लागू कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। पहला तो ये हो गया एक आधार। दूसरा आधार क्या है? अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। यदि राज्य जो है केंद्र अगर उसको कोई निर्देश देता है तो उसे वो पालन नहीं करता है और उसे प्रभावी करने में भी वो असफल रहता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसमें भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब है इसका अनुमोदन, इसका समयावधि और इसका समाप्ति कैसे की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। कितने महीने? 2 महीनों के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। अगर दोनों के लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो 6 माह तक ये चल सकता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6-6 माह करके लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के बाद इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उपबंध जोड़ा गया। 1 साल के बाद जो इसे जारी रखा जाता था, इसे कंट्रोल करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए एक नया उपबंध जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए निम्नांकित 2 स्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। अगर 1 साल हो गया राष्ट्रपति शासन का तो उसे फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 स्थितियां बताई गई हैं। वो स्थितियां क्या है? पहला, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या इसके किसी भाग में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई हो। अगर पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन या फिर पूरे राज्य में उसके या किसी भाग में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई हो तो उस क्षेत्र में फिर 1 साल के बाद भी राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहला तो ये है। दूसरा है, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित है। अगर चुनाव आयोग यह बोले कि फिर से चुनाव जो कराया जाएगा विधानसभा के लिए तो उसमें बहुत कठिनाइयां हो रही हैं, जिसकी वजह से उसको समय लगेगा, तो उस स्थिति में भी इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है ना। किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है।
फिर है इसका प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव है उसको देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाते हैं, और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारी है उसको शक्ति प्राप्त हो जाता है। और दूसरा में क्या है, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अब जो राज्य विधानसभा और राज्य विधायिका की जो शक्तियां थी वो किसके पास चली जाएगी, संसद के पास चली जाएगी और उसका वो प्रयोग कर सकता है। वह सभी आवश्यक कदम उठा सकती है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। अगर राज्य में किसी भी तरह का कोई संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया है तो उसे वो निलंबित भी कर सकती है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसको भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसमें कौन शक्तिशाली हो जाता है, राज्यपाल शक्तिशाली हो जाता है। अब इसका प्रयोग कब किया गया, वर्ष 1950 से अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। सबसे पहले कब किया गया था, 1951 में कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया था। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। झारखंड में भी बहुत बार हो चुका है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है झारखंड में। अब 2 हो गया। अब तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं किया गया है भारत में। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति देती है। कितने अनुच्छेद में, 360 में। कौन लागू कर सकता है, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत व इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति जो है, फाइनेंस कंडीशन वो खतरे में है, अच्छे नहीं है, तो वो वित्तीय आपात लागू कर सकती है। अब इसका अनुमोदन, समयावधि और समाप्ति हम लोग देखेंगे। इसका अनुमोदन, वित्तीय आपात की घोषणा की घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। उसमें भी 2 महीना था राष्ट्रपति शासन में, इसमें भी 2 महीना है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए इसे लागू किया जा सकता है, जब तक इसे वापस ना लिया जाए। यह किस बातों पर निर्भर करेगा, या निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। उसको देखते हैं कौन कौन से वो बात है। पहला है, इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वित्तीय आपात जो है इसकी अधिकतम सीमा जो होता है उसको निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा है, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वो दोनों आपातकाल उपबंध में था कि संसद की अनुमति आवश्यक थी, है ना, आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सदन, कोई भी सदन के द्वारा इसे बहुमत से पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय तक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अब इसका क्या क्या प्रभाव होता है वित्तीय आपात का। पहला क्या है, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को वित्त स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कभी भी कमी की जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उनके न्यायाधीश या फिर संघ तथा राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी ऑफिसर हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। अब ये राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाता है कि वह राज्य सरकार जितने भी वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं तो वो उसकी स्वीकृति से, किसकी, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और है इसमें चौथा क्या है, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है, केंद्र और राज्य में धन संबंधी जो डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, उसमें संशोधन कर सकती है। अब इसकी आलोचना, जितने भी उपबंध हैं उसकी आलोचना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपातकालीन उपबंध के बारे में लिखें और उसकी आलोचना करें, तीनों आपातकाल के बारे में, तो ये आलोचना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि आलोचना में आप लोग को क्या लिखना है। आलोचना में संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधानों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। पहला क्या है, संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा। जो संविधान का संघीय है, राज्य और केंद्र मिल करके काम करते हैं, वो नष्ट हो जाता है और केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। दूसरा क्या है, राज्यों की शक्तियाँ एकल और संघीय दोनों जो है पूरी तरह से केंद्र के हाथ में आ जाती है ना। तीसरा, राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा, सारी शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और वह तानाशाह बन जाएगा। एक सेकंड। और है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्तता है वो क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, बिना अर्थ के हो जाएगी, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अब पहला है, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, और परिणामतः संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार सिर्फ 21-22 लागू रहते हैं, बाकी सारा जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये सारा आलोचनात्मक पॉइंट थे जो आप लोग को जानना था। अब अगर इससे कुछ MCQ क्वेश्चन देगा तो उसे भी हम लोग देख सकते हैं। उसे भी देख लेते हैं, तो इससे भी आप लोग को हेल्प मिलेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है, तो 3। दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 3 बार। आप लोग डेट भी याद कर लीजिए कब कब किया गया था। फिर है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। फिर है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है, 2 बार। एक चीन के समय, चीन जब हमला किया था, और दूसरा पाकिस्तान। फिर है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1962। देश में दूसरी बार कब की गई, 3 दिसंबर 1971। तीसरी बार की घोषणा की गई थी, किस आधार पर की गई थी, आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन थे, VV गिरी। और तीसरे आपातकाल के समय कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग को अच्छा लगा हो तभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।